नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे Amazon, फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। देखिए, ये तीनों ही एक बड़े जाइंट है हमारे इंडियन मार्केट में। और रिलायंस की तो बात छोड़ ही दीजिए, वो अभी हर एक जगह पे अपना पैर जमाना चाह रहा है। तो यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि इस बात सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर में चली गई, उसके बाद वहां से घूमकर सुप्रीम कोर्ट आ गई। तो ये पूरे जानकारी को मैं आपको बहुत ही ईजिली बताऊंगा कि यहाँ पे इसका मैटर क्या है। आप एक साल से सुन रहे होंगे, अगस्त महीने से 2021 से, कि फ्यूचर ग्रुप और अमेजॉन के साथ एक प्रॉब्लम चल रही है रिगार्डिंग बेचने और खरीदने में। क्योंकि अमेजॉन का कुछ स्टेक फ्यूचर रिटेल ग्रुप के पास था और यहाँ पे रिलायंस अपना कुछ पैसा लगा के रख रही थी कि भाई मुझे ये पूरा ग्रुप, फ्यूचर ग्रुप, रिटेल ग्रुप ही चाहिए। और यहाँ पे कोई खरीद और बेच पा नहीं रहा था कि कोई एक बार हाई कोर्ट जा रहा था तो कोई एक बार सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर जा रहा था। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं आज का वीडियो कि यहाँ पे इस चीज़ को रिजोल्यूशन कैसे हुआ है और कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। यहाँ पर अभी तक तो कोई भी डिसीजन नहीं आया है कि ये ग्रुप किसका है, मतलब फ्यूचर रिटेल ग्रुप किसका है, रिलायंस का है या अमेजॉन का है। दो लोग मार्केट में हैं अभी तक कि ये दोनों में से कोई एक खरीदेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे पहले हुआ क्या हुआ, ये कि अमेजॉन कुछ साल पहले कुछ पोर्शन फ्यूचर कूपन बोल के एक कंपनी है उसका खरीद के रखा था। उसका खरीद के मतलब उसके पास उसका परसेंटेज था 49%। देखिए यहाँ पे जो ये इमेज चल रहा है इसको बहुत ध्यान दीजिएगा, तभी आपको ये पूरा सेगमेंट समझ में आएगा। तो ये जो हो रहा था कि 49% इसका स्टेक फ्यूचर कूपन का खरीद के रखा था और फ्यूचर रिटेल का फ्यूचर कूपन जो है वो 7.3% फ्यूचर रिटेल का खरीद के रखा था। तो ये दो, और जब 49% मतलब एक बड़ा वो होता है, मतलब जैसे मान लीजिए कि 100% किसी भी बिजनेस का 100% होता है कि ये बिजनेस इसका है, 100% ओनरशिप है, उसमें से 49% अगर आप किसी को दे देते हैं तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी की तरफ चला जाता है कि मतलब यहाँ पे इसका डिसीजन भी बहुत ज़्यादा वैलिड होगा। अब उसी ग्रुप फ्यूचर कूपन भी अगर रिटेल ग्रुप का कुछ खरीद के रखता है, दैट मीन्स वहाँ पे वो कुछ पैसा लगा के रख रहा है फ्यूचर रिटेल में ऑटोमेटिकली। मतलब अगर आप वो बिजनेस कुछ भी करेगी तो उसका इनडायरेक्टली इफेक्ट फिर अमेजॉन को पड़ेगा। अब यही चीज यहाँ पे हुआ था कि फ्यूचर कूपन 7.3% खरीद कर रखा था फ्यूचर रिटेल का, और रिटेल का और फ्यूचर कूपन का 49% खरीद कर रखा है अमेजॉन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली 3.5% फ्यूचर रिटेल का उसको मिल जाता है, अमेजॉन को मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये हो गई थी कि यहाँ पे फ्यूचर रिटेल मतलब अमेजॉन पहले ही बता दिया था एग्रीमेंट करने से पहले कि देखो मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं, मैं यहाँ पे आपका बिजनेस 7.3% फ्यूचर कूपन को बोला था कि यहाँ पे मैं आपका 49% मैं आपका खरीद रहा हूँ। लेकिन फ्यूचर रिटेल का जो आप 7.3% लेके रखे हैं, तो फ्यूचर रिटेल कभी भी अगर अपना बिजनेस बेचना चाहेगा तो सबसे पहले मेरे पास आएगा। मैं उसका अगर नहीं खरीदता हूं बिजनेस तो फिर वो किसी और के पास जा सकता है, वो अलग मुद्दा है। ये पूरा एग्रीमेंट किया हुआ था फ्यूचर कूपन के साथ फ्यूचर रिटेल को लेकर। अब यहाँ पे फ्यूचर रिटेल वाला बोल रहा है कि मेरा बिजनेस है, आप कैसे यहाँ पे पैर जमा सकते हैं, मतलब आपका कोई दखल अंदाजी हम नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे अमेजॉन बोल रहा है कि देखो भाई, मैं यहाँ पे 49% फ्यूचर कूपन का खरीद के रखा हूँ, तो ऑटोमेटिकली मैं 3.5% का स्टेक लेके रखा हूँ आपके कंपनी का, तो आपको मेरा बात मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे बिना कुछ बताए फ्यूचर रिटेल क्या करता है कि रिलायंस के साथ डील कर लेता है 24,000 करोड़ के करीब, मतलब 24,713 करोड़ के करीब का डील कर लेता है कि बोलता है कि मैं आपको पूरा बिजनेस, इंडिया का पूरा बिजनेस आपको दे दूंगा, मैंने रिलायंस को दे दूंगा, और यहाँ मैं पीछे हट जाऊंगा, आप मेरे को इतना पैसा दे दीजिए। मतलब ये फ्यूचर रिटेल जो है वो पूरी रिलायंस का हो जाएगा। अब यहाँ पे ये डिसीजन होने ही वाला था, मतलब सेबी, मतलब वो ग्राउंड लेवल पे सारा काम कर चुका था। तो इसी वजह से सेबी क्या करता है, माने सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है जब कोई बड़ा बिजनेस, जब आपका कोई बड़ा क्या, जब जैसे ही अगर आप कोई भी बिजनेस में, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, ये सब में जैसे ही घुसते हैं ना, तो वहां पे आपको बताना पड़ता है कि भाई अब मैं अपना ओनरशिप चेंज कर रहा हूँ। तो वो ग्राउंड लेवल का काम भी फ्यूचर रिटेल करके रखा था। वहां पे जैसे ही अमेजॉन को ये चीज का पता चलता है, अमेजॉन दौड़ के क्या जाता है सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेटरी सेंटर में, वहां पे दौड़ के जाता है। वो पूरा वर्ल्ड का आर्बिट्रेटर्स है। आर्बिट्रेटर्स कौन होता है? आर्बिट्रेटर्स जो होते हैं जो कोर्ट के बाहर फैसला देते हैं, मतलब उनका क्या है ना कि दोनों पार्टी को बैठाना है। माने यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप है, ये फ्यूचर ग्रुप है, ये अमेजॉन वो है
तो दोनों को बैठाया और दोनों के बातों को सुनता है और दोनों को बीच में एक वो देता है, मतलब दोनों का जो डिसीजन होगा वो बीच का डिसीजन होगा, ना इसका कोई फायदा होगा ना इसका कोई फायदा होगा। लेकिन यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि अमेजोन का फायदा हो गया, थोड़ा सा अमेजोन का फायदा इसलिए हो गया क्योंकि जो आर्बिट्रेटर्स, सिंगापुर इंटरनेशनल सेंटर आर्बिट्रेटर्स हैं, उन लोग क्या किए, वो फैसला सुनाए हैं कि आप इस चीज को अभी होल्ड कर दीजिए। मतलब फ्यूचर ग्रुप को बोला है कि आप रिलायंस को मत बेचिए। और यहाँ पे जो वो है अमेजोन है, वो अमेजोन अपना साइड हट गया है कि ठीक है, अब यहाँ पे आर्बिट्रेटर्स बोल दिया है तो हम यहाँ पे अब इंडिया में जाके केस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिलायंस ग्रुप एक मजबूत है, ठीक है, मतलब एक हर इंडस्ट्री में उसका पैर जमाया हुआ है। पेट्रोलियम बोलिए, रिलायंस बोलिए, जियो बोलिए, हर एक इंडस्ट्री में उसका लाइन वाइज में पकड़ है। तो वो थोड़ा सा कोर्ट को माने कोर्ट की तरफ से भी मतलब थोड़ा लिबरल मिल सकता है उसको, ठीक है, वो ऐसा सोचा था लेकिन ऐसा है नहीं। कोर्ट क्या किया, कोर्ट के पास ये लोग चले गए, माने रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप वाले चले गए और अमेजोन यहाँ पे अकेला पड़ गया। तो अमेजोन जैसे ही गया तो सुप्रीम कोर्ट ये देखा कि नहीं, देखिए मैं ये देखूंगा कि भाई यहाँ पे कोई गलत काम हो रहा है कि नहीं। तो आर्बिट्रेटर्स का जो डिसीजन देखा, सिंगापुर का जो डिसीजन देखा, वहां पे गेम बदल गया। वहां पे क्या हुआ कि वो बोला कि नहीं, देखिए यहाँ पे जो आर्बिट्रेटर्स किए हैं, सिंगापुर आर्बिट्रेटर्स जो किए हैं वो सही किए हैं, इसको अपहोल्ड करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, रोक के सही डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन लेके जो फैसला आएगा वो फैसला में फ्यूचर ग्रुप किसको जा रहा है, अमेजोन को जा रहा है कि रिलायंस को जा रहा है, ये डिपेंड करेगा कोर्ट के। तो आपको इसके अंदर एक लाइन वाइज से कोर्ट करना, माने कॉर्पोरेट लॉ को हिसाब से रखते हुए, कॉर्पोरेट कानून को हिसाब में रखते हुए इस चीज का फैसला सुनाया जाएगा। तो आप केस लड़िए। तो अब यहाँ पे केस लड़ा जाएगा। अभी तक फैसला नहीं आया है कि फ्यूचर ग्रुप किसको बेचा जा रहा है, अमेजोन को कि यहाँ पे रिलायंस को। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि आगे क्या होने वाला है। तो मैं आशा कर रहा हूँ, देखिए मैं एज अ लॉयर मैं यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि ये अमेजोन को ही जाएगा, क्योंकि 3.5% स्टेक कम नहीं होता है और फ्यूचर कूपन का 49% स्टेक तो है ही उसके पास। तो फ्यूचर वहां पे अगर वो 2% का भी नेगोशिएशन कर लेता है ना फ्यूचर कूपन में, तो वो 51 में चला जाएगा और फ्यूचर कूपन नीचे आ जाएगा, मतलब वो अपना ओनरशिप खो देगा। तो उसका अवस्था ठीक है नहीं। देखिए कोई भी अगर अपने बिजनेस का, उसके जेब में 100 रुपए है, बस ऐसे समझिए कि किसी के जेब में 100 रुपए है, 100 रुपए निकाला, 100 रुपए का 49 रुपीज अगर आपको दे दिया तो उसके पास 51 रुपीज है, और वो 49 रुपीज अगर आपको दे रहा है, दैट मीन्स उसको मजबूरी है कि भाई ये 49 रुपीज आप दे रहे हैं और एक बड़ा अमाउंट उसके पास चला जा रहा है, मतलब नियरेस्ट टू 50%, मतलब 50-50 का एक डील है। वहां पे अगर और 2 रुपए 49 रुपीज में से और 2 रुपए अगर इधर आ जाता है, मतलब अमेजोन की तरफ आ जाता है, तो वो पूरी कंपनी माने फ्यूचर कूपन पूरी कंपनी उसकी हो जाएगी। और वहां पे अगर उसकी पूरी कंपनी हो जाती है तो 7.3 स्टेक तक चला जाएगा, मतलब उसका अभी फ्यूचर ग्रुप में कितना है, 3.5 है, वहां से अगर 7.3, मतलब अगर वो पूरा खरीद लेता है कंपनी को, मतलब सिर्फ 2% अगर उसका वहां पे खरीद लेता है, तो उसका पूरा वहां पे 7.3% पूरा उसका स्टेक मिल जाएगा रिटेल का ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे अमेजोन खेलने की कोशिश करेगा, क्योंकि रिलायंस हर एक इंडस्ट्री में अपना पैर जमा रहा है और अमेजोन भी अपना इंडस्ट्री में पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अमेजोन भी इस चीज को छोड़ेगा नहीं, वो जितनी कोशिश कर सकता है, जितना मैनिपुलेशन कर सकता है वो करेगा। और कोर्ट, मेरे को हिसाब से लगता है कि कोर्ट अमेजोन के फेवर में ही देगी, क्योंकि पहला जजमेंट उसके फेवर में ही आया है कि ये पूरा देखा जाएगा कि क्या क्या सही है, कैसे कैसे आप एग्रीमेंट किए थे, उसके बाद जजमेंट सुनाया जाएगा। तो रिलायंस ग्रुप अभी क्वेश्चन मार्क में पूरा चुपचाप बैठी हुई है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज का वीडियो में यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।